चलिए हाँ, सो बेटा चैप्टर का जो नेम है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के बेसिस पे हम रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो वी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डायरेक्शन एज एन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे प्रोसेस था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे ही रिएक्शन है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन बेटा वही है जिसमें आप रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? जिसमें रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं, मींस द रिएक्शन दैट मूव्स ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करेगी, राइट। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। So the irreversible reaction, the chemical reaction in which the product can not be converted back into the reactant, or the reaction which proceeds only in one direction, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं, अदरवाइज बेटा बाद में बना लेना, थोड़ा हम लोग थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, राइट। बाद में आप नोट्स बना लेना, ठीक है। सो राइट, तो क्या आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन का, कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का? एनी एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन? कोई एग्जांपल बेटा? कार्ड, कुकिंग, बर्निंग ऑफ पेपर, एक्सेलेंट, बर्निंग ऑफ पेपर, राइट। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, नोटों की गड्डी है, ठीक है ना, हमारे पास नोटों की गड्डी है, ये 1000 रुपए, 2000 रुपए की नोटों की गड्डी है, और हमने इसमें आग लगा दी, तो क्या इसमें जब बाद में आपको क्या मिलेगा? ऐश मिलेगी। तो क्या उससे पॉसिबल दोबारा नोट की गड्डी बना लेंगे? इज देयर एनी वे? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंबस्टिबल रिएक्शंस, ऑल कंबस्टिबल रिएक्शंस आर, ऑल कंबस्टिबल रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। क्या है? ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ बेटा, C+O2 गिव्स CO2, राइट। अब क्या होता है, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो 100% कंप्लीशन पे जाती है, मतलब वो 100% कंप्लीट होती है, राइट, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस ऑलवेज गोज फॉर अ कंप्लीशन, और इरिवर्सिबल रिएक्शन जनरली ओपन कंटेनर में रिएक्शन होती है। किसमें होती है? ओपन कंटेनर या ओपन एटमॉस्फेयर में रिएक्शन होती है। सो जनरली टेक्स प्लेस इन अ ओपन कंटेनर। क्या है? ओपन कंटेनर, राइट। और इसके एग्जांपल क्या है? ऑल कंबशन रिएक्शंस, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसकी न्यूट्रलाइजेशन? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वीक नहीं है, याद रखें। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है वो भी इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ऑल प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जहां पे कोई प्रेसिपिटेट बन रहा होता है, वो भी क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमने लिख दिया AgNO3 प्लस NaCl, तो यहाँ मिलेगा AgCl प्लस NaNO3। तो AgCl क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है, राइट। तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्या होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि NaCl प्लस वाटर, तो क्या बनेगा बच्चों? NaCl प्लस वाटर क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर क्या बनेगा? फटाफट बताएंगे। NaOH और क्या बनेगा? NaOH और HCl। क्या बनेगा? NaOH और HCl। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या आपने नमक डाला है पानी में? बहुत नमक डाला है पानी में आपने? घर का जो नमक में नमक होता है, क्या आपको लगता है जब पानी में नमक डालते हैं तो NaOH और HCl बनता है क्या? नहीं, नो रिएक्शन। ये कुछ नहीं होता, याद रखेंगे, नो रिएक्शन। अगर इतना ही आसान होता बेटा HCl और NaOH बनाना, तो हर किसी की क्या होती? घर में क्या चल रही होती? हर किसी के घर में क्या चल रही होती? फैक्ट्री चल रही होती। क्या चल रही होती? फैक्ट्री चल रही होती। और कोई रोहन, है ना, अभय, ठीक है, सब बना बना के बेच रहे होते हैं, हम लोग खूब सारे पैसे कमा रहे होते, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, राइट। क्योंकि जो NaOH है प्लस HCl है, वो तो हमें पता है NaCl प्लस वाटर बनेगा, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इट इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो वैलिड है, बट
रिवर्स डायरेक्शन में ये वैलिड नहीं है या ये रिएक्शन नहीं होती है, तो ये याद रखेंगे यहाँ। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल, सॉरी नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है बच्चों? वो केमिकल रिएक्शन राइट जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, ऐसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। या हम ऐसे कहें वो रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, उसको क्या कहते हैं? हम रिवर्सिबल कहते हैं। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चों, वो 100% कंप्लीशन को नहीं जाती है। दे नेवर गोज फॉर 100% कंप्लीशन। मतलब ऐसे कभी नहीं होगा कि रिएक्टेंट खत्म हो गया, सिर्फ क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्टेंट मिलेगा और कुछ ना कुछ क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। और ये रिएक्शन जनरली किस में होती है? क्लोज कंटेनर में होती है। किस में होती है? क्लोज कंटेनर में। और इसका जो साइन होता है वो साइन ऐसा होता है, ये रिवर्सिबल का रिएक्शन का साइन होता है ऐसे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन which in which product can be converted to back into the reactant or the reaction which can proceed in both direction forward as well as backward. H2 plus I2 इसका एग्जाम्पल है। 2HI सिंबल है इस रिएक्शन का, राइट, ये सिंबल। तो ये क्या है? फॉरवर्ड है ये, राइट, और ये बैकवर्ड है। क्या है? फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। ठीक है, वो मेल्टिंग वाला बाद में डिस्कस करेंगे, राइट, वो मेल्टिंग वाला बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इट नेवर गोज फॉर 100% कंप्लीशन, दैट इज रिएक्टेंट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। क्या है? किसमें होगा? क्लोज कंटेनर में होगा। ये सबसे पहले ब्रेथोल्ड थे, ठीक है ना, 1803। इन्होंने पहली बार किसी रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया था। मतलब दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ब्रेथोलेट, ठीक है ना, राइट। इन्होंने क्या करा? एक रिएक्शन देखा, ठीक है, फिर उसका रिवर्स भी देखा, तो देखा कि दोनों रिएक्शन क्या फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। उसके बाद ये पता चला कि जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल नेचर की भी होती हैं। अदरवाइज इससे पहले सारी की सारी रिएक्शन को क्या माना जाता था? इरिवर्सिबल माना जाता था। और वो रिएक्शन क्या है? ये वाली रिएक्शन है। क्या है? ये वाली रिएक्शन है Na2CO3 प्लस CaCl2। हमें पता है क्या मिलने वाला है? NaCl प्लस CaCO3। और जब इसका रिवर्स करेंगे NaCl प्लस CaCO3 तो Na2CO3 और CaCl2 मिलेगा, राइट। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट, Na2CO3 प्लस CaCl2 गिव्स NaCl प्लस CaCO3। तो ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन जो ये एस्टेब्लिश करती है कि देयर आर रिवर्सिबल रिएक्शंस आर आल्सो पॉसिबल। इससे पहले सारी रिएक्शंस को क्या माना जाता था? इरिवर्सिबल। मतलब ये पता ही नहीं था कि कोई रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है या नहीं होती है, राइट। अब हमें क्या करना है? हमें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। मुझे बताएंगे, आप गेस कर सकते हैं क्या पढ़ना है? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? कौन सी? सॉरी, कौन सा पढ़ना है हमें? हमें सिर्फ रिवर्सिबल पढ़ना है, इरिवर्सिबल से लेना देना नहीं है। हम इससे पहले जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन थी। अब हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? रिवर्सिबल पढ़ने वाले हैं। इरिवर्सिबल हमें इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में? रिवर्सिबल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, राइट, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनका फिजिकल स्टेट कैसा है, ठीक है, उस पे डिपेंड, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को क्या कहेंगे बच्चों? होमोजीनियस को क्या कहेंगे? होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? होमोजीनियस को क्या कहेंगे? when all the reacting species, है ना, when all the reacting species are of same phase, are of one phase, एक ही फिजिकल स्टेट है उनका, ठीक है, राइट, उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। क्या कहेंगे? होमोजीनियस। सो होमोजीनियस रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑफ वन फेज, सिंगल फेज में है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कुछ गिवन है,
HI gives H2 plus I2 सब गैस है, H2 और N2H2 plus gives NH3 ये भी सब गैस है, PCl5 PCl3 gives Cl2 ये भी गैस है, NO2 गैस gives N2O4 ये सब क्या है, होमोजीनियस रिएक्शंस हैं, क्या है, होमोजीनियस रिएक्शंस हैं, राइट, ठीक है। अब क्या है, हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस नाम से पता चल रहा है जिसमें क्या होगा, कम से कम एक जो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो वो डिफरेंट फेज का हो, क्या हो, डिफरेंट फेज का हो। फॉर एग्जांपल देखिए CaCO3 जो हीट करते हैं तो हमें CO मिलता है और CO2 मिलता है। CaCO3 सॉलिड होता है, CO भी सॉलिड होता है, बट CO2 क्या होता है, गैस होता है। सिमिलरली NH4HS, ठीक है, अमोनियम बाइसल्फाइड सॉलिड होता है, हीट करते हैं तो अमोनिया मिलता है और H2S मिलता है, ये दोनों गैस है। सिमिलरली वाटर जो हो गया H2O लिक्विड है, और इधर अगर हम वो करते हैं, हीट करते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या करते हैं, H2 हमें गैस मिल जाता है, राइट। तो ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, क्या है, डिफरेंट फेजेस। तो इनको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस, क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। मुझे बताएं यहां तक क्लियर है आप लोगों को, यहां तक क्लियर है बेटा, राइट। प्लीज कंसंट्रेट कर रखिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा थ्रू आउट द क्लास बेटा, ठीक है ना, आपको सब समझ में आएगा। अगर आप इधर उधर देखेंगे, उधर उधर आपका दिमाग रहेगा, कुछ और सोच रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर का नेम क्या था, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज कंसंट्रेट करिएगा और एक बार में समझिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट हमेशा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, चाहे वो रेट क्या हो, डिस्टेंस हो दैट इज वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड हो, ठीक है ना, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या एक्सेलरेशन हो, ठीक है ना, राइट, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रेट जो होता है वो हमेशा चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो हमारे लिए जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का, रेट का मतलब कितने टाइम में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, so that was given with respect to change in concentration with respect to time। तो जैसे फिजिक्स में आप रेट डिटरमाइन करते हैं, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ऐसे ही हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं, और वो डिटरमाइन करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो कंसंट्रेशन आपको लेनी है वो आपको लेना है मोलैरिटी, क्या लेना है, मोलैरिटी, ठीक है। तो अब हम पूरे चैप्टर में हमारे लिए सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन यूनिट रहेगा, वो क्या रहेगा, मोलैरिटी, that is number of moles per unit volume, ठीक है। अब हमने एक रिएक्शन दे रखी है, 2HI gives H2 plus I2, ये सब गैस है, ठीक है, अभी हमने देखा था। लेट सपोज बच्चों एट टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियली आपने सिर्फ HI के मोल्स ले रखे हैं, कितने ले रखे हैं, A मोल्स ले लिए हैं, क्या ले लिए आपने, A मोल्स ले लिए हैं, ठीक है, राइट। अब जो RF है, RF को बोल रहे हैं हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और RB को बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। अब मुझे ये बताइए, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट करी होगी, ठीक है, तो जस्ट इनिशियली आरबी कितना रहा होगा, इनिशियली जैसे जस्ट आपने रिएक्शन स्टार्ट करी तो आरबी क्या होगा आपके पास, एनीवन, व्हाट विल बी द आरबी, एक्सीलेंट, क्या होगा, 0 होगा, वेरी गुड वेरी गुड। और आरएफ क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, आरएफ क्या होगा, मिनिमम की मैक्सिमम, आरएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम क्यों होगा, याद रखेंगे, ठीक है, राइट, जब तक क्या होगा, ठीक है, याद रखेंगे बात, ये बाद में क्लास 12 में भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जब रिएक्टेंट है ना, याद रखेंगे, जब रिएक्टेंट मरता है तभी क्या होता है, जब रिएक्टेंट मरता है तभी आगे क्या कंप्लीट करेंगे उसको, तभी प्रोडक्ट बनता है, याद रखेंगे इसको, रिएक्टेंट मरता है तभी प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट को मरने के लिए कोलिजन की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, कोलिजन की, ठीक है ना, राइट। आपने फॉर्मूला 1 रेस कार देखी होगी, राइट, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार आपने टीवी में देखा होगा, ठीक है,
आपको कब मजा आता है रेस देखने में, कब मजा आता है ये रेस देखने में आपको फॉर्मूला 1 कब देखने में मजा आता है? एंड में नहीं, स्टार्ट में, एंड में नहीं, स्टार्ट में। स्टार्ट में कब मजा आता है, थ्रिल होता है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में क्या होती है, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और क्या होता है उनके बीच में, क्या होता है, कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन होता है, एक्सीडेंट होता है। तब मजा आता है हमें, अरे गाड़ी पलट गई, गाड़ी उड़ गई, राइट, ये हो गया, तब हमें मजा आता है। लेकिन जैसे जैसे लास्ट में पहुंचेंगे तो गाड़ी कितनी बचती है, एक या दो, राइट। तो मुझे बताओ कोलिजन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, शुरुआत में कि एंड में? कहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होगा, भीड़ भाड़ में ज्यादा होगा, स्टार्ट में होगा। तो इसका मतलब, ठीक है ना, जब क्या होगा, रिएक्टेंट मरेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, हम प्रोडक्ट कब बनेंगे, हम जब हम ऊपर निकल लेंगे। इसका मतलब मरने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए हमें मरना पड़ेगा। तो मरने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोलिजन होगा। तो कोलिजन मैक्सिमम कब होगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, राइट। तो जब तक रिएक्टेंट मरेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ठीक है। और मरने के लिए क्या जरूरी है, कोलिजन। और कोलिजन मैक्सिमम कब होगा, जब कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा की कम। कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा की कम, हाई कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, राइट। तो जब आपने t इक्वल टू 0 लिया होगा तो a जो है वो इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ होगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब a क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा t इक्वल टू 0 में। तो अगर ये मैक्सिमम मिलेगा तो आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, राइट, ठीक है, राइट। तो अब देखिए यहाँ, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ओनली रिएक्टेंट इज प्रेजेंट, मींस RF मैक्सिमम है और RB क्या है, 0 है। अब देखिए क्या हुआ, अब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई, ठीक है, अब जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो होगा क्या, अब देखिए ध्यान से, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थोड़े टाइम के बाद, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद ए से कुछ मोल्स निकल के H2 और I2 बन रहे होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रही होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रही होगी। तो मुझे पता है RF क्या होगा, थोड़ी देर बाद RF क्या करने लगेगा, RF क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। RF क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही होगी। अब धीरे धीरे HI के मोल्स कम हो रहे होंगे और इनके मोल्स बढ़ने लगे होंगे। तो इसका मतलब RB क्या होने लगा होगा, RB क्या करेगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर टाइम t कोई भी टाइम t, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा, RF डिक्रीज करेगा और RB क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे सोचिए, यहाँ पे दो कलर की वो है, राइट, दो कलर, दो डॉट्स हैं, ऐसे समझिए, आधी रेड है, पहले सारी की सारी रेड थी, तो सारी की सारी रेड थी मतलब रेड रिएक्टेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन मैक्सिमम होगा, आपस में सिर्फ यही है, तो कोलिजन मैक्सिमम होगा, तो RF क्या होगा, मैक्सिमम रहा होगा। लेकिन अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो रेड के साथ समझ लीजिए अब ब्लू बॉल भी आने लगी है। तो इसका मतलब जो रेड का आपस में कोलिजन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम की ज्यादा, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो RF होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन अब ब्लू बॉल इंक्रीज करी, धीरे धीरे ब्लू बॉल आ रही है और ब्लू बॉल आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, तो इसका ना RB क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आया, सेकंड पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, कुछ भी हो सकता है वो टाइम, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 10 घंटा, कुछ भी हो सकता है, 1 दिन 2 दिन, एक कुछ ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा, RF इक्वल टू RB हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाएगा। उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम कहेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम कहेंगे। और हम ये कहेंगे अब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है। क्या वर्ड बोलेंगे, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, व्हाट विल से, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन RF इज इक्वल टू RB हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या मुझे बताओ, जब आर एफ इक्वल टू आर बी हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी क्या? विल रिएक्शन विल स्टॉप? नो, रिएक्शन विल नॉट स्टॉप. क्या होगा? व्हाट विल हैपन? लेट सपोज क्या था आपके पास 10, लेट सपोज क्या था 10 रेड बॉल थी, बाद में क्या हुआ 5 रेड होगी और 5 ब्लू बॉल हो गई. अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? देखिए यहाँ रिएक्शन क्या होगा, रिस्टॉप नहीं होगी. अब क्या होगा, जितनी बॉल रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रही थी उतनी बॉल ब्लू किस में कन्वर्ट हो रही होगी? रेड में कन्वर्ट हो रही होगी. इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन तो चलती रहेगी, बट जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा. इसका मतलब जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. राइट, ठीक है. कोई जरूरी नहीं बच्चों इक्वल हो, मैंने ऐसे नहीं बोला है, ठीक है ना. आई हैव नॉट सेड इक्वल, मैंने क्या बोला? कांस्टेंट हो जाए. कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन क्या है? द कंसंट्रेशन शुड बिकम कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी इक्वल. इक्वल हो तो भी कोई बात नहीं, ना इक्वल हो तो भी कोई बात नहीं. हमेशा क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन शुड बिकम्स कांस्टेंट. तो क्या होगा? ठीक है, राइट. तो एट टाइम t इक्वल टू 0 आर एफ इक्वल टू आर बी होगा, देन वी से द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. क्या कहेंगे हम? रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं. इनिशियली क्या था? सिर्फ रिएक्टेंट था. इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट था, तो आर एफ क्या था? मैक्सिमम था. आर बी इक्वल टू 0 था, कोई प्रोडक्ट नहीं था. एट टाइम t इक्वल टू 0, किसी एक t टाइम पे अब क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आगे, मतलब रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होने लगा? प्रोडक्ट होने में कन्वर्ट होने. तो दिस मींस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है. तो अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इसका अंदर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे रिएक्टेंट के, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे तो उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी. और अगर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो आर एफ भी डिक्रीज करेगा. लेकिन साथ में प्रोडक्ट बन रहा था, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही, इसका अंदर प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट के बीच में अब कोलिजन बढ़ने लगा होगा. तो बढ़ने लगा होगा, सो दिस मींस आर बी इंक्रीज करने लगा होगा. अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आर एफ इक्वल टू आर बी हो चुका होगा, उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे. तो तब क्या होगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो चुकी होगी. सेम हो ना हो, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैंने ऐसे नहीं बोला इक्वल. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इक्वल नहीं, इक्वल हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, तब हम कहेंगे द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. अंकुश अभी क्लियर है आपको? so what is the necessary condition of equilibrium? Tell me, what is the necessary condition of equilibrium? What is the necessary condition of equilibrium बच्चों? कांस्टेंट. क्या? आर एफ इक्वल टू आर बी. बिल्कुल, आर एफ इक्वल टू आर बी होगा. पहले आपको यही बोलना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या बोलना है? रेट ऑफ बैकवर्ड बोलना है. उसके बाद फिर आप ये कहेंगे, उसके बाद आप ये कहेंगे कि द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट. ठीक है, चलिए यहां देखिए, यहां राइट, मैं अगर आपसे ऐसे पूछता हूं, देखिए यहां ये रेट वर्सेस टाइम है, रेट वर्सेस टाइम है, रेट वर्सेस टाइम है. ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड है. सॉरी, हाँ, ये रेट ऑफ, ये जो था ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, रेट ऑफ फॉरवर्ड है, सॉरी, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड है, और ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ये रेट ऑफ बैकवर्ड. तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ है इसमें से? विच ग्राफ इज इक्विलिब्रियम ग्राफ? आंसर इज 3. आंसर क्या है? लास्ट वाला ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ है, क्योंकि इस टाइम पे आर एफ इक्वल टू क्या है? आर बी हो जाएगा. कोई डाउट यहां तक बेटा? यहां तक किसी को डाउट? नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज इक्विलिब्रियम. अब हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट डज नॉट चेंजेस विद टाइम.
ठीक है, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर है बेटा व्हाट इज इक्विलिब्रियम? राइट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ बना रखे हैं, राइट। इस बार ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन वर्सेस क्या है? टाइम है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, आर का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें से आप बता सकते हैं कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ है? कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ है? थर्ड ग्राफ इज ऑफ इक्विलिब्रियम ग्राफ, लास्ट वाला। कोई डाउट? मैं बोलूं बेटा ये तीनों ही ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ हैं, राइट। तीनों ही ग्राफ इक्विलिब्रियम ग्राफ हैं, ए बी और सी तीनों ही। क्या मैंने ऐसे बोला था कि रिएक्ट कंसंट्रेशन शुड बिकम्स इक्वल? आई हैव सेड इट। क्या मैंने ऐसे बोला था कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए? नहीं। मैंने क्या बोला था? द कंसंट्रेशन शुड बिकम्स व्हाट? कंसंट्रेशन शुड बिकम्स कांस्टेंट। तो इस टाइम के बाद आप देखिए कंसंट्रेशन क्या होगी? कांस्टेंट हो गया, ग्राफ कांस्टेंट हो गया। इस टाइम के बाद भी देखिए आप, कंसंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इस टाइम के बाद भी देखिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे दोनों में इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल हुआ एक पॉइंट पे, बट फिर से अलग अलग हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे इक्वल है। तो मैंने क्या बोला था? द कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या कह रही है? द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी इक्वल, कोई जरूरी नहीं इक्वल हो। तो व्हाट इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम? ऑल। क्या है? ऑल है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, ये सब डोंट गेट कंफ्यूज, इक्वल के चक्कर में मत रहिए। अच्छा ऐसे ये ऐसे पूछ सकता था कि ये वाला ग्राफ आपने क्यों नहीं बोला कि ये इक्विलिब्रियम ग्राफ है? व्हाई यू नॉट सेड दिस इज एन इक्विलिब्रियम ग्राफ? ये आपने क्यों नहीं बोला? यहां भी तो इक्वल हो गया था, इस पॉइंट पे आर एफ इक्वल टू आर बी हो गया था। व्हाई यू नॉट सेड दिस? हाँ, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मोमेंटरीली नहीं होना चाहिए। एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो वो इक्विलिब्रियम हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक बार आर एफ इक्वल टू आर बी हो गया तो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इक्विलिब्रियम शुड बी परमानेंट नॉट टेम्परेरी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम टेम्परेरी था, तो इसीलिए हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर है? ठीक है, राइट। तो इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, राइट, वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा, हाँ। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। मेनली हम 2 तरीके के इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, और भी बहुत तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, बट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू हम 2 तरीके के इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो द फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या बच्चों? वो इक्विलिब्रियम जिसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ठीक है ना, राइट, वो सेम होनी चाहिए। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बट उनका जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सेम केमिकल स्पीसीज इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट is known as physical equilibrium. For example, H2O solid gives H2O liquid, H2O liquid gives H2O vapor, NH4Cl solid gives NH4Cl vapor. ठीक है, सो यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंट है? फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, राइट। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम विच एस्टैब्लिश बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे? डिफरेंट स्पीसीज होंगे। सो द इक्विलिब्रियम विच एस्टैब्लिश बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, राइट, उसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम विच एस्टैब्लिश बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। सो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जांपल है जो H2 Hi gives H2 plus I2, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। टेल मी बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बाद, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है,
ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम क्या हमने पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर? ठीक है अंकुश प्लीज कंसंट्रेट करो यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है राइट। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उसको क्या कहेंगे हम? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। सो ओके ओके राइट। सो जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा किसी केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे राइट। फिजिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ क्या सेम होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज तो सेम होगा बट उनका क्या होगा, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगा राइट। सो दिस इज फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, और हमें डिस्कस क्या करना है? केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। फिजिकल इक्विलिब्रियम के अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा? केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है तो मुझे बताएं, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, अब इसको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद रहेगा तभी आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मुझे बताइए इक्विलिब्रियम किस रिएक्शन में एग्जिस्ट करेगा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि क्या होगा, वो रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी। देखिए ए गिव्स बी, तो अगर आपने इसके 10 मोल लिए हुए, ये खत्म हो गया, ये बन गया लेट्स सपोज 10 मोल बन गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? अब मुझे बताइए क्या अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर सकती है? ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड मूव कर सकती है क्या? नहीं। ठीक है राइट, क्योंकि ये खत्म हो गया, तो ये डायरेक्शन सिर्फ क्या होगा, एक ही डायरेक्शन मूव करेगी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम एक डायरेक्शन में स्टेब्लिश नहीं होता या इरिवर्सिबल में स्टेब्लिश नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज। ठीक है, इक्विलिब्रियम ठीक है कैन बी स्टेब्लिश्ड इन सिंगल डायरेक्शन और फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। बच्चों क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेब्लिश्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन और सिंगल डायरेक्शन। फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन मतलब हमने बोला था अगर आपने रिएक्टेंट लिया है तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट से आप रिएक्टेंट भी बना सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन, फ्रॉम फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। क्लियर है बेटा? ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम स्टेट इज अ रिवर्सिबल इन नेचर बेटा। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? रिवर्सिबल इन नेचर का होता है। मतलब क्या होता है? ठीक है राइट, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम जो होगा बच्चों वो ऑलवेज किस में अचीव करेंगे? क्लोज कंटेनर या ओपन कंटेनर में? क्लोज कंटेनर या ओपन कंटेनर में? क्लोज कंटेनर में। किस में होगा? क्लोज कंटेनर में राइट। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आ चुका है? हाउ डू वी कम टू नो? बेटा देखते कौन बताता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आ चुका है? क्या कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, लेवल फिक्स हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं a प्लस बी बना के c प्लस डी बना रहा हूं और एक ऐसे फ्लास्क में रिएक्शन चल रही है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप एक टाइम पे किसी टाइम पे ये देख के बता सकते हो कि अब कंसंट्रेशन सबकी कांस्टेंट हो गई है? क्या ये पॉसिबल है कि आपने क्या करा, टेम्परेचर रोक दिया? मोल्स आप कैसे बताएंगे? मोल्स अंकित, हाउ यू विल टेल मी कि इसमें ए के मोल्स या बी के मोल्स कांस्टेंट हो गए? हाउ विल कम टू नो? कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो ये पता लगाना इतना आसान नहीं है बेटा। ठीक है ना, किसी भी टाइम पे कि अब इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है ना राइट, तो कैसे पता लगाते हैं ये थोड़ा बहुत आप नेक्स्ट ईयर सीखेंगे, बट अभी बस इतना बता दें हम, इक्विलिब्रियम कब कांस्टेंट हो जाएगा? जब हम कोई सी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेट्स सपोज ए और ये जो ए से बी और ये सी से डी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो एक्सोथर्मिक थी तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए था? बताइए टेम्परेचर क्या करता? इंक्रीज करता।
लेकिन एक टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाता, एक टाइम पे टेम्परेचर क्या होता, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, अब रिएक्शन क्या हो चुकी है, किसमें आ चुकी है, इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। लेट सपोज ए और बी मिलके, ये जो सी और डी था ये ग्रीन कलर का था, ये क्या था, ग्रीन कलर का था, राइट, ये ग्रीन कलर का था, और ये और जो था ये व्हाइट कलर का था। तो एक टाइम पे हम देखते जा रहे, जब देखेंगे कि ग्रीन कलर की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी, पहले लाइट था फिर थोड़ा डार्क ग्रीन हुआ, अब ग्रीन ही रहा, डार्क ग्रीन, अब कलर चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन क्या हो चुकी है, इक्विलिब्रियम में है। क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो कोई सी मेजरेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल पीएच, क्या होता पीएच, अगर क्या होता पीएच इसकी क्या होता, धीरे धीरे लेट्स सपोज पीएच इंक्रीज कर रही है, एक टाइम पे पीएच कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम क्या आ चुका है, अटेन हो चुका है, क्या हो चुका है, अटेन हो चुका है। तो कोई सी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज बेटा, कोई सी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो आप मेजर कर सकते हैं, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो हम कहेंगे द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है। So the equilibrium state can be recognized by the constancy of any measurable properties. अगर वो measurable properties constant हो जाए, example concentration, temperature, pressure, moles, color, pH, density, etc. कोई सी भी, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ चुका है, राइट। अब इक्विलिब्रियम मुझे बताइए, ठीक है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक नेचर। क्या मुझे बता सकते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस लाइन का, 6 पॉइंट का, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, बता सकते हैं इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर मींस व्हाट डू यू मीन बाय दिस। मेजरेबल मतलब कोई भी मेजर कर सकते हैं यार, मेजरेबल इंग्लिश वर्ड है बेटा, कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं रोहन भाई। मेजर करो मतलब क्या हो सका, टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हो क्या, प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हो क्या, कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, राइट। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब ये है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, मैंने भी बताया था रिएक्शन विल नेवर स्टॉप, मींस क्या है, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी रिएक्शन चलती जाएगी, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। सो कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी बट रिएक्शन नहीं रुकेगी, दिस मींस द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। क्लियर है, इसका मतलब क्या है। Dynamic means after attaining a equilibrium, reaction will not stop. After attaining equilibrium, the reaction will proceed equally in both direction. Equally क्या होगा, both side equally proceed करेगी, मतलब RF equal to RB होगा, मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। क्लियर है, राइट। और जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मुझे बताएं, देखता हूं मैं, अगर आप कौन बताता है, ए से लेट्स सपोज हमने ए से बी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ए से बी, तो आप मुझे बता सकते हैं इसका ए का रेट क्या हो चुका होगा एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द रेट ऑफ ए, इक्विलिब्रियम क्या हो चुका होगा रेट का, आर ए रेट ऑफ रिएक्टेंट ए बोल रहे हैं, वो क्या हो चुका होगा, रेट क्या था बच्चों, यार रेट था चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, था कि नहीं था, मुझे बताइए। तो हम इसको डीए बाई डी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। सो दिस मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए और रेट ऑफ चेंज ऑफ बी क्या होगा, क्या हो चुका होगा, जीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है ए और बी की, कांस्टेंट, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। So at equilibrium both reactant and product will be present and their concentration does not change with time, so that is dA by dt और dB by dt equal to क्या होगा, जीरो होगा, कब, at equilibrium, क्या होगा, at equilibrium। क्लियर है बेटा, all 8 points are clear। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे डायनेमिक इन नेचर, मेजरेबल प्रॉपर्टीज, क्लोज कंटेनर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम स्टेट्स इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है
कि कैटलिस्ट डालने से क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा, आंसर इज नो बेटा। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को चेंज करता है रिएक्शन को, बट क्या करता है, जिस हिसाब से वो फॉरवर्ड को या जिस रेट से फॉरवर्ड को चेंज करता है कैटलिस्ट रेट, उसी उतने ही से वो बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट चेंज करता है। सो दिस मींस इट इफेक्ट्स बोथ आरएफ एंड आरबी इक्वली। तो अगर आरएफ और आरबी इक्वली इफेक्ट होगा तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा किस पे, टाइम पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, टाइम पे। मे बी जो इक्विलिब्रियम टाइम है जो टीई था वो चेंज हो सकता है, वो कम और ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी, मुझे पता है जब इक्विलिब्रियम पे आ चुका होगा तो क्या कोई वर्क हो रहा होगा, जब इक्विलिब्रियम पे हो चुका होगा तो क्या कोई वर्क होगा, नो। और याद है डेल्टा जी क्या था, यूजफुल वर्क, नॉन पीवी वर्क, याद है आपको। सो दिस मींस एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो चुका होगा, डेल्टा जी क्या होगा, जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, राइट। एक चीज और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बेटा, हाँ थर्मोडायनेमिक्स में आप लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, माइनस आर टी एल एन के होता है। क्या होता है, डेल्टा जी इज माइनस आर टी एल एन के, डेल्टा जी नॉट। ठीक है, रवि ने पूछा था। हाँ, आप इसको लिख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स में ही। ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, राइट। ठीक है, के को भी हम डिस्कस करेंगे, के क्या होता है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे डेल्टा जी जीरो होता है बेटा, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, पर डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड होता है वो जीरो नहीं होता है। अब क्या है बच्चों, ये जो चैप्टर है बेटा, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इट इज मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री। द रीजन इज वाई, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है थ्रू आउट द चैप्टर। देयर इज ओनली एंड ओनली वन रिलेशन विच वी हैव टू यूज इट। यह एक ही लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, बस। और क्या है यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि देयर आर सेट ऑफ प्रोसीजर, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक आ गई तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको पता होता है। हर क्वेश्चन आप उसी स्टेप से फॉलो करते हैं करने के लिए। तो यहाँ भी यही है, इस चैप्टर में क्या है, आपको एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। मतलब जो स्टेप्स हैं टू सॉल्विंग द क्वेश्चन इज सेम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इसीलिए चैप्टर इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग है बेटा। ठीक है ना, स्कोरिंग है क्योंकि इजी है, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो उतना ही मुश्किल टॉपिक है बेटा, राइट। सबसे टफेस्ट जो चैप्टर है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का, आई थिंक सो वो आयनिक है, आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट। आफ्टर क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट ज्यादा थोड़ा ट्रिकी होता है, राइट। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है मोल कॉन्सेप्ट में। तो उसके बाद यहाँ वैसे ही कहें, वैसे ही मुश्किल जो चैप्टर है वो आयनिक इक्विलिब्रियम है, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। तो आइए यहाँ अब डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा, मैंने फिर से बोला हुआ है एक ही लॉ है इस पूरे चैप्टर में जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंसंट्रेट करेंगे, ये लॉ क्लियर होगा तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या है, इट वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वेग। ठीक है, तो साइंटिस्ट जिन्होंने ये लॉ दिया था। अभी ये लॉ क्या कहता है, राइट। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, A plus B gives C plus D, राइट। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो रेट है, ठीक है ना, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास। यहाँ पे एक नया वर्ड है एक्टिव मास। ठीक है ना, क्या है, एक्टिव मास। एक्टिव मास एक नया वर्ड है बट है पुरानी चीज, कंसंट्रेशन को ही एक्टिव मास कहते हैं। बट इन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो क्या यूज किया था, गुलबर्ग ने और वेग ने, एक्टिव मास। सो डोंट गेट कंफ्यूज, एक्टिव मास इज जस्ट अ कंसंट्रेशन एंड दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला, क्या है, अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड देखना चाहते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यही अगर आप रेट ऑफ बैकवर्ड देखना चाहते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर। यहां पे क्या करना है,
जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका रेस टू द पावर होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेस टू द पावर होगा। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको समझ में नहीं आना चाहिए बेटा। हाँ, छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है, तो आप पहले ही ऐसे हार जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हमें समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा क्या बताया कि जो आपको समझ में नहीं आया? क्या बोला है कि जो रेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड होगा और ये बैकवर्ड होगा। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है मल्टीपल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी। क्या रिएक्टेंट है, ए और बी का। और आपको क्या करना है, रेस टू द पावर ए और बी करना है। रेस टू द पावर क्या करना है, कोफिशिएंट करना है। तो रेस टू द पावर क्या होगा, ए और बी। सिमिलरली जो रेट ऑफ बैकवर्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मल्टीपल होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डी रेस टू द पावर दियर कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट सी है, इसका कोफिशिएंट क्या है, डी। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए बी सी। तो इसमें क्या समझने वाली बात है बेटा? क्या इतना मुश्किल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? रेट मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पता है, मल्टीपल क्या होता है वो आपको पता है, और ए और बी मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन वो आपको पता है। सो व्हाट इज बिग डील इन इट? ठीक है, तो जैसे मैं अगर ऐसे ही पूछता हूं, ठीक है, यहाँ पे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो आप मुझे बता सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्या होगा रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, H2 और I2। पावर क्या होगा दोनों का, व्हाट विल बी द पावर? पावर क्या होगा, 1 और 1। अब रेट ऑफ बैकवर्ड क्या बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, HI। पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, 2 होगा। तो क्या ये बहुत मुश्किल है? इट इज वेरी डिफिकल्ट, नो। आप जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो RF के जगह लिखेंगे KF, और जो RB लगाएंगे तो यहां लगाएंगे KB। क्या लगाएंगे, जब RF यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो KF यूज करेंगे, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो KB यूज करेंगे। KF एंड KB क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड KB इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या होगी, दैट इज H2 into I2, और यहाँ क्या होगा, HI होगी का स्क्वायर होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? राइट। और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी, इक्विलिब्रियम की RF इक्वल टू क्या होना चाहिए, RB होना, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो RF इक्वल टू इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, तो इक्वल पुट कर दिया, दैट इज H2 into I2 इज इक्वल टू KB into HI का स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए क्या है, KF इसको KB को नीचे ले आए, KB को यहां ले गए और इसको लिख दिया HI का स्क्वायर अपॉन H2 और I2 लिख दिया। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं आप ये। इसी KF बाई KB को, हाँ, इसी KF बाई KB को बोलते हैं K इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। व्हाट वी से, KF को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो K लिखा था, ये जो K है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो K इक्विलिब्रियम है दैट इज KF अपॉन KB को ही हमने क्या बोला, KEQ बोला। करेक्ट है, क्लियर है? सो देखिए यहाँ पे अब डेफिनेशन देखें, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, याद रखें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मल्टीपल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रेज टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ मैंने सभी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना ले रखा है, 1 1 ले रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ पावर में नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, 1 1 1 1 है। ये RF, ये RB, ये KF और KB, ये आपको पता है। RF क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और रेट ऑफ बैकवर्ड RB है। KF और KB क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
सो एट इक्विलिब्रियम आर एफ इक्वल टू आर बी हो गया, हमने के एफ इक्वल टू के बी कर दिया, और के एफ अपॉन के बी को हमने के इक्विलिब्रियम कहा, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी हो गया। यही अगर हम मैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को चाहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे सी की पावर सी लिखते, डी की पावर डी लिखते, ए की पावर ए लिखते और बी की पावर बी लिखते। कोई दिक्कत मुझे बताइए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में? सॉरी, ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ बहुत सिंपल है लिखना। लेट्स सपोज हमने कोई रिएक्शन लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इसका क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। तो आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है, ये क्या है, देखिए ऊपर वाले क्या है, प्रोडक्ट है, नीचे वाले क्या है, रिएक्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा उनका मल्टीपल अपॉन रिएक्टेंट का मल्टीपल, रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट है उसका रेज टू द पावर। तो मुझे बताइए व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, व्हाट शुड आई राइट इन न्यूमरेटर, फटाफट एमोनिया की पावर क्या लिखें, पावर इंपॉर्टेंट है, एमोनिया की पावर कितना, 2। डिनोमिनेटर में क्या लिखें, व्हाट शुड आई राइट इन डिनोमिनेटर, व्हाट शुड आई राइट इन डिनोमिनेटर, H2 N2 और H2, N2 की पावर 1 और H2 की पावर भी 1, नहीं H2 की पावर 3 होगा, H2 की पावर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है इसका 3, N2 का कितना था 1। कोई डाउट, क्लियर है, लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना है बस, ठीक है, राइट। अब आते हैं एक्टिव मास, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना, एक्टिव मास आते हैं, राइट। एक्टिव मास क्या होता है बच्चों, एक्टिव मास वो अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है जो एक्चुअली में रिएक्ट करता है, जो एक्चुअली में क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसी को हम एक्टिव मास कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कहूं मैं, ये हमने यहाँ पे कोई वेसल है जिसमें हमने वाटर ले रखा है, तो मुझे आप बताइए, लेट्स सपोज ये 10 लीटर वाटर है, आप मुझे बता सकते हैं क्या ये 10 लीटर वाटर इवेपोरेशन में पार्ट ले रहा होगा, क्या ले रहा होगा, नो, कौन सा ले रहा होगा, कौन सा ले रहा होगा, सिर्फ सरफेस वाला, सिर्फ क्या होगा, सरफेस वाला। तो इसका मतलब इसका एक्टिव मास क्या 10 लीटर के बराबर है क्या, इसका एक्टिव मास 10 लीटर के बराबर हुआ, आंसर इज नो। अब आप समझिए एक्टिव मास क्या हुआ, नाउ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव मास, एक्चुअली में जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा वो एक्टिव मास, राइट, ठीक है, दैट इज एक्टिव मास। सो द एक्टिव मास implies that amount of mass that is actually taking part in a reaction, ठीक है ना। एंड एक्टिव मास इज ऑल्सो नोन एज केमिकल एक्टिविटी, इसको केमिकल एक्टिविटी भी कहते हैं एक्टिव मास को, और मास और रिएक्टिव मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टिव मास भी कहते हैं, ठीक है, राइट। अब एक्टिव मास हम क्या कर सकते हैं, जो एक्टिव मास है वो यूजली 2 तरीके से दिया जाता है, या हम कहते हैं 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को। एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में, दैट इज मैंने बोला था मोलैरिटी के टर्म्स में, एक पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, या फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो यूजली जो कॉमन है, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, दैट इज कंसंट्रेशन, और पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर बच्चों, ठीक है ना, आप देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स। अच्छा मुझे बताइए बेटा, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, बेटा कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, कितना टाइम बचा हुआ है, 0, राइट, ओके, ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, उसको कल हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर क्या है अगर क्या है, जो रिएक्शन है बच्चों वो एक्वस मीडियम में चल रही है, अगर रिएक्शन क्या है एक्वस मीडियम में हो रही होगी, ठीक है, तो वहां हम एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर क्या है रिएक्शन किस में हो रही हो, अगर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही होती है
तो हम उसका एक्टिव मास रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अगर रिएक्शन गैसियस मीडियम में रिएक्ट कर रही हो तो हम एक्टिव मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? अगर एक्टिव मास, अगर सारी की सारी गैसेस है हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज, तो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? पार्शियल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। कैसे कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या हम गैस को मोलैरिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? कंसंट्रेशन के टर्म्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। वाई? आपको पता है पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है कि नहीं होता? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो दिस मींस पी इज इक्वल टू एन बाई वी इज इक्वल टू आरटी। व्हाट इज एन बाई वी बच्चों? बताइए व्हाट इज एन बाई वी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही तो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है। तो P इज इक्वल टू क्या लिख दिया? CRT लिख दिया कि नहीं लिख दिया? P इज इक्वल टू CRT बोल दिया कि नहीं बोल दिया? ये सही है कि नहीं है? यस या नो बेटा? वेर C इज मोलैरिटी, करेक्ट है ना? सो दिस मीन्स अगर गैस है तो गैस का जो एक्टिव मास है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, बोथ, दोनों में, या मोल फ्रैक्शन में भी। लेकिन अगर एक्वस मीडियम है तब एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ किसमें करेंगे? कंसंट्रेशन या मोलैरिटी के टर्म्स में करेंगे। समझ में आया व्हाट इज एक्टिव मास आप लोगों को? ठीक है, मैं एक मिनट बेटा म्यूट कर रहा हूँ आप लोग, अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बात करना था। मैंने अनम्यूट कर दिया बेटा आप लोग को। राइट, आप लोग नोट्स बना रहे हैं बेटा कि नहीं बना रहे? साथ साथ में मतलब बना रहे हैं सर। बना रहे हैं सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। राइट, कंप्लीट है सर नोट्स। क्लियर है बेटा? अभी आपके स्कूल शायद खुलने वाला है, आप लोग को मैसेज आया होगा। हाँ, आप लोग शायद 24 Yes, sir. 24 था, तो प्लीज हाँ सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट एबल, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, आई विल नॉट बी अलाउइंग यू टू अटेंड द क्लास। सो बी अवेयर कि आपके नोट्स सारे कंप्लीट होने चाहिए बिफोर कमिंग टू गुरुकुल बेटा, ठीक है? यस सर। राइट, प्लीज हाँ कल के चैप्टर आप रिवाइज करके आइएगा, ठीक है ना? जो आज का लेक्चर है वो कल रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? मैं नोट्स अभी आपको भेज रहा हूँ बेटा, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। बेटा। लेना कल।